सिर्फ एक चेक जो पैसे देने का वादा करता है लेकिन जब बैंक जाता है तो बाउंस हो जाता है। Here are the files you asked for. Thank you. I'll review them right away. चेक डिसऑनर का केस क्या होता है और इसमें सजा और लीगल रेमेडी क्या है? आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत आम है लेकिन बहुत संगीन भी, यानी चेक का बाउंस हो जाना। ये सिर्फ एक माली परेशानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे कानूनी नताइज भी हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। जरा सोचें, किसी ने अदायगी के लिए चेक दिया, आपने बैंक में जमा करवाया और पता चला कि वो तो बाउंस हो गया। ये वो सूरत हाल है जिससे सच पूछें तो बहुत से लोग गुजरते हैं। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? और देखें, यहां से मामला थोड़ा बल्कि काफी संजीदा हो जाता है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक बाउंस्ड चेक आपको सिर्फ सिविल कोर्ट नहीं बल्कि एक फौजदारी मुकदमे में भी उलझा सकता है। इस सारे मामले की जड़ है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 489F। ये कानून खास तौर पर उन हालात के लिए बनाया गया है जहां कोई शख्स जानबूझकर यानी बददियानते से एक ऐसा चेक जारी करता है जिसके बारे में उसे पता होता है कि यह कैश नहीं हो सकता। चलें इसको जरा तफसील से समझते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर बाउंस होने वाला चेक जुर्म है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आम माली तनाज़े और एक फौजदारी जुर्म के बीच में कानून ने एक वाज़ेह लकीर खींची है और उसके लिए कुछ शराइत रखी हैं। अच्छा, इसे आसान अल्फाज में समझते हैं। किसी भी केस को 489F के दायरे में लाने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली बात तो यह कि चेक किसी कर्ज की अदायगी या किसी कानूनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दिया गया हो। दूसरी चीज जो देखी जाती है वो है बददियानती की नीयत, और तीसरी शर्त यह है कि वो चेक बैंक से बाकायदा तौर पर डिसऑनर हुआ हो। इन तीनों में जो सबसे अहम चीज है ना, वो है बददियानती की नीयत। कानून ये देखता है कि क्या चेक देने वाले को ये मालूम था कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और ये जानते हुए भी उसने चेक दे दिया। अगर जवाब हाँ में है तो बस यहीं से ये एक मुजरमाना फेल बन जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सारी शराइत पूरी हो रही हैं, तो क्या अब सीधा थाने जाकर एफआईआर दर्ज हो जाएगी? नहीं। 489F के केस में यहां पर प्रोसेस थोड़ा सा हटके है। ये आम एफआईआर जैसा नहीं है। देखिए, दूसरे जराइम की तरह यहां एसएचओ खुद से एफआईआर नहीं काट सकता। आपकी दरखास्त पहले डीएसपी के पास और फिर वहां से एसपी साहब के पास जाती है। आखिरी फैसला एसपी का होता है और यही इस अमल का सबसे अहम मरहला है। और इस पूरे प्रोसेस की सबसे अहम बात यह है कि एसपी साहब एफआईआर का ऑर्डर देने से पहले दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, यानी जिसने शिकायत की है उसे भी और जिस पर इल्जाम है उसे भी। इससे मुल्जिम को यह मौका मिल जाता है कि वो केस शुरू होने से पहले ही अपना मौक़िफ़ पेश कर सके। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा रुख भी देख लेते हैं। अगर किसी पर 489F का इल्जाम लग जाए तो वो अपने दिफा में क्या कर सकता है? इसके पास क्या कानूनी रास्ते होते हैं? यहां आकर ना दोनों पार्टियों की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। शिकायत करने वाला कहता है कि ये चेक कर्ज की अदायगी के लिए दिया गया था, वहीं मुल्जिम का सबसे बड़ा दिफा ये होता है कि जनाब, ये चेक तो अदायगी के लिए था ही नहीं, ये तो किसी डील में सिक्योरिटी या गारंटी के तौर पर दिया गया था जिसे कैश करवाना ही नहीं। इस एक बड़ी दलील के अलावा भी कुछ और दिफाई नुकात हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ये कहा जा सकता है कि चेक पर दस्तखत जाली हैं, या ये एक ब्लैंक चेक था जिस पर रकम और तारीख बाद में अपनी मर्जी से लिख दी गई, या फिर ये कि ये सिर्फ एक गलत फहमी थी और अदायगी के लिए हम तैयार हैं। ये एक बहुत बहुत अहम नुक्ता है जिसे समझना ज़रूरी है। 489F का फौजदारी मुकदमा करवाना एक अलग चीज़ है और अपने पैसे वापस हासिल करना वो एक बिल्कुल अलग कानूनी जंग है। 489F के तहत अगर जुर्म साबित हो गया तो ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल कैद है। और यहां एक दिलचस्प बात यह है कि सजा का ताल्लुक चेक की रकम से बिल्कुल नहीं है। चेक चाहे 10,000 का हो या 10 करोड़ का, कानून के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल ही है। तो अगर मकसद सिर्फ चेक देने वाले को सजा दिलवाना है तो रास्ता है 489F का फौजदारी मुकदमा। लेकिन अगर असल मकसद अपने पैसे वापस लेना है तो उसके लिए एक अलग दीवानी मुकदमा यानी सिविल सूट दायर करना पड़ता है, जिसे ऑर्डर 37 के तहत चलाया जाता है। और कानून आपको ये सहूलत देता है कि ये दोनों कार्रवाइयां एक साथ चल सकती हैं, यानी एक तरफ क्रिमिनल कोर्ट में सजा के लिए केस चलता रहे और दूसरी तरफ सिविल कोर्ट में पैसों की वसूली के लिए। ये दोनों अलग अलग ट्रैक पर चलते हैं। चने, अब आखिर में एक बहुत ही अमली सवाल की तरफ आते हैं जिसका सामना मुल्जिम को करना पड़ता है, जमानत। अगर किसी पर 489F का पर्चा हो जाए तो क्या उसकी जमानत हो जाती है? तो क्या जमानत हो जाती है?
इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये कई चीजों पर मुनहसिर है, लेकिन एक चीज है जो जज के फैसले पर सबसे ज्यादा असरअंदाज होती है। यहाँ एक बड़ा सीधा सा उसूल काम करता है। चेक की रकम जितनी छोटी, जमानत उतनी आसान। जैसे जैसे रकम बढ़ती जाती है, खासतौर पर जब बात करोड़ों में चली जाती है, तो जमानत मिलना उतना ही मुश्किल से मुश्किलतर होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर रकम छोटी है तो अक्सर निचली अदालतों से ही जमानत मिल जाती है। दरमियानी रकम के केसेस हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, लेकिन जब रकम बड़ी हो तो फिर किसी भी अदालत से जमानत लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। ठीक है जी, तो इस सारी बातचीत का खुलासा क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो दोनों फरीकैन को लाजमी पता होनी चाहिए? खुलासा यह है कि शिकायत करने वाले के लिए बददेयंती की नीयत साबित करना सबसे ज़रूरी है। मुल्जिम के लिए चेक का असल मकसद वाजे करना उसका सबसे मजबूत दिफा है। हमेशा याद रखें, 489F सज़ा का कानून है, पैसे वापस दिलवाने का नहीं। और आखिर में चेक पर लिखी रकम ही केस की सिमत और ख़ास तौर पे ज़मानत की किस्मत का फैसला करती है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या एक बाउंस्ड चेक सिर्फ पैसों का लेन देन है जो गलत हो गया, या ये एक सोची समझी मुजरमाना हरकत है? इसके पीछे की नीयत, मकसद और कानून की बारीकियां ही हैं जो इन दोनों में फर्क करती हैं। याद रखें, चीक देना सिर्फ एक कागज देना नहीं होता, ये एक लीगल कमिटमेंट होता है।